हेलो एवरीवन, नाउ वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल एंड कंटिन्यू करते हैं आज के कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। जैसा कि आज का वीडियो जो हमारा स्पेशली होगा ये क्लास 12th के पर्पज़ से है और ये मेरा बहुत ही हार्ड लेवल का कॉन्सेप्ट होगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम 4 बड़े यूनिट्स को कोरिलेट करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बेसिक लेक्चर है ये, लेकिन मैं आज इतनी बड़े बड़े फैक्ट्स को बताऊंगा, कुछ इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातों को कोरिलेट करेंगे जिससे आपके पूरे मॉडर्न फिजिक्स का एंड साथ ही साथ ऑप्टिक्स का, यहाँ तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एंड साथ ही साथ रे ऑप्टिक्स। मैं 4 बड़े सब यूनिट की बात कर रहा हूँ, 4 बहुत बड़े सब यूनिट्स जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्लास 12th का पार्ट होता है मॉडर्न फिजिक्स का कोरिलेशन। दूसरा ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मीन्स लाइट का कोरिलेशन। एंड इसके बाद हम जानते हैं वेव ऑप्टिक्स, पढ़ते हैं ना लाइट में, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। तो ये 2 बड़े हेडिंग जिसको हम लाइट के नाम से जानते हैं, और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये 4 यूनिट मैंने बोला है, कैसे कैसे कोरिलेट करेंगे उसी जर्नी को आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू बने रहेगा और बेसिक से चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में जो हम आज डिस्कशन करेंगे, कुछ ऐसे डिस्कशन करेंगे कि ये जो लाइट की कड़ी है ना, जिसको आप क्लास 10th में पढ़ते हैं ना, व्हाट इज़ लाइट, लाइट की एक बेसिक समझ हम बना नहीं पाते हैं। तो लाइट की जो कड़ियाँ हैं, लाइट के जो फैक्ट हैं, जो इसका हिस्ट्री है, कैसे कैसे लिंक है पूरे मॉडर्न फिजिक्स तक, मैं इसकी पूरी कड़ी को लाइन वाइज डिस्कस करूंगा। और आज के वीडियो में मैं स्पेशली बात करूंगा कि प्रकाश, लाइट, ऑप्टिक्स कैसे खोज हुआ, ऑप्टिक्स का स्टार्टअप कहाँ से हुआ, लाइट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, और लाइट को कैसे वेव माना गया, रे माना गया, फिर इंटरफियरेंस हुआ, पोलराइजेशन हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, और फिर इन कड़ी से होते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या इसका योगदान रहा है, और फाइनली फिर यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स से ये कैसे मुड़ जाती है। इन सारे पॉइंट्स को मैं कोरिलेट करूँगा आज के टॉपिक में। चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में जो हमारा आज का डिस्कशन होगा, मैं ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ लाइट के बारे में बात करूँगा। पहले ध्यान से समझना, मैं हिस्ट्री ऑफ लाइट के बारे में, कि लाइट को तो हम बहुत बेसिक शब्दों में प्रकाश कह देते हैं, लाइट को तो बिल्कुल बेसिक शब्दों में हम प्रकाश कहते हैं। तो इस प्रकाश के इतिहास, मतलब ये प्रकाश का जो इतिहास है, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और सिर्फ बेसिक क्लास होगी आज की हमारी। और इसके बाद इसी में हम जानेंगे कि इस इतिहास की 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कड़ियाँ हैं, 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कड़ी हैं। वो क्या है कड़ी, आइए मैं थोड़ा आपको ध्यान से समझाता हूँ। सबसे पहली कड़ी है प्रकाश से रिलेटेड, जिसको हम प्रकाशीय सिद्धांत कहते हैं। मतलब प्रकाश के इतिहास को तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके 4 सिद्धांत ऐसे हैं जो बहुत बड़े 4 यूनिट को बांध के रखते हैं। आइए ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत, अब ये इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स कार्पस्क्यूलर थ्योरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे तरंग सिद्धांत। ये इतिहास की ही मैं बात कर रहा हूँ, तरंग सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जब तरंग सिद्धांत पढ़ लेंगे तो फिर इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। और फाइनली फिर इसके बाद हम बात करेंगे प्लैंक क्वांटम सिद्धांत, या फिर आप कहेंगे प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, प्लैंक क्वांटम थ्योरी जिसको हम कहते हैं। इंग्लिश में भी सारी चीज़ें मैं कोरिलेट कर दूंगा, क्योंकि हिस्ट्री है बेटा, इतिहास है। थोड़ा सा मेहनत करके बहुत डिटेल्ड वे में हमने फैक्ट लाए हैं, बहुत ही मेहनत लगा है, फैक्ट्स को मैंने कलेक्ट किया। इसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को बांधने में बहुत मेहनत लगी है। रियली वे में आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको सुनना है कि हाँ वाकई में आपको सुन के लगेगा कि हाँ यार फैक्ट्स कुछ हैं, मतलब ज़बरदस्त फैक्ट है। और ट्रस्ट करो कि बहुत मेहनत लगा है वाकई में, इस कंटेंट को लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगा है।
और बहुत ही लॉजिकली वे में सारी चीज़ों को मैं रखूँगा। एक्चुअल में जब हम प्रकाश के इतिहास को पढ़ते हैं, प्रकाश के इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ लाइट, तो इसके इतिहास को हम 4 खंड करेंगे। 4 खंड मतलब पूरे इतिहास को 4 खंडों में तोड़ देंगे, 4 पार्ट्स में। मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये 4 आपके काल चक्र हैं। काल चक्र मतलब समय क्रम है, ये आपके टाइम है। मतलब 4 डिफरेंट सेंचुरीज की बात मैं कर रहा हूँ। ये जितने फैक्ट्स हैं, जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, ये अलग अलग समय काल के हैं, ये अलग अलग काल चक्र के हैं, और इनसे हम बांधेंगे। तो 4 सिद्धांत हम ये पढ़ेंगे, और इन 4 सिद्धांतों से मैं 4 चैप्टर को कौन से कोरिलेट करने वाला हूं। अब उन चैप्टर को समझिए। इन 4 सिद्धांत के थ्रू मैं 4 चैप्टर की कड़ी बनाऊंगा। कड़ी मतलब ऑप्टिक्स, ये बहुत ही बड़ी ब्रांच होती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपको दिखने में छोटा लग रहा है, ऑप्टिक्स जिसको हम प्रकाशिकी कहते हैं, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, लेकिन हमारे क्लास 12th में इसको 2 यूनिट में पढ़ते हैं, 2 अलग अलग यूनिट। नाम एक है प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, लेकिन इसके 2 खंड हो जाते हैं। पहला है वेव ऑप्टिक्स, पहली है वेव ऑप्टिक्स, और दूसरी है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। बातें समझ में आई? ध्यान से समझना, इसको हम तरंग प्रकाशिकी, इसको हम कणीय प्रकाशिकी, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स, 2 यूनिट हो गए। अब इसके बाद हम इसका कोरिलेशन, इन 4 यूनिट का कोरिलेशन, अब तीसरा देखो, तीसरा कोरिलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ते हैं ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और चौथा यूनिट है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। और ये तो बहुत ही बड़ी यूनिट है, आप सभी जानते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जहाँ पे आइंस्टीन साहब आते हैं, अपनी थियरी को कोरिलेट करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स ओवरऑल मैं बात करूंगा यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब सारे चैप्टर, मतलब मॉडर्न फिजिक्स की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहली स्टडी हम करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो आप शॉर्ट में समझ लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीईई, जिसको हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये 4 यूनिट हैं बेटा, बहुत ही बड़े यूनिट हैं। कम शब्दों में मैंने यही बोला था कि आज हम इतिहास को इतने डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे कि ये जो प्रकाश की कड़ियाँ हैं ना, प्रकाश के जो इतिहास हैं, प्रकाश के बारे में जो फैक्ट हैं, ये कैसे कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से जुड़ा हुआ है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये देखिए अभी समझाऊंगा सारी चीज़ें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से कैसे जुड़ा है, प्रकाश की ही कड़ियाँ कैसे वो वेव ऑप्टिक्स से जुड़ी है और कैसे वो रे ऑप्टिक्स से जुड़ी है, इसके बारे में बात करेंगे। 3 यूनिट हो गए, 1 2 3। चौथा, इसी प्रकाश की कड़ियाँ मॉडर्न फिजिक्स से कैसे जुड़ी हैं, कैसे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर से कोरिलेट है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही हम मॉडर्न फिजिक्स का पहला बेसिक चैप्टर मानते हैं, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। कुछ समझ में आ रहा है? केवल सुनना है आपको, केवल सुनना है आपको, ध्यान से समझाने का काम हमारा है, बस भरोसा रख के सुनते रहिए चीज़ों को, ठीक है। तो एक्चुअल में प्रकाश के इतिहास की कहानी बहुत बड़ी है, डिटेल्ड वे में समझे, बहुत बड़ा है, जो कि 4 यूनिट में कवर करता है। अब ध्यान से समझना, अब मैं एक फ्लो बनाता हूँ। जिस बच्चे को प्रकाश का इतिहास समझ में आ गया, वो प्रकाश में लेंस समझ लेगा, परावर्तन समझ लेगा, अपवर्तन समझ लेगा, प्रिज्म समझ लेगा, जो भी है वर्ण विक्षेपण, डिफ्रैक्शन, जो भी है ये सब समझ जाएगा। और जिस बच्चे को प्रकाश का इतिहास समझ में आएगा, उसको तरंग भी समझ में आएगा, जैसे हाइगेन्स प्रिंसिपल, हाइगेन्स रिफ्लेक्शन लॉ, हाइगेन्स रिफ्रैक्शन लॉ। और जिस बच्चे को प्रकाश का इतिहास समझ में आएगा, उसको ये भी समझ में आएगा कि इंटरफेरेंस क्या होता है, व्यतिकरण की घटना, इंटरफियरेंस, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ इंटरफियरेंस, चैप्टर है आप में। फिर डिफ्रैक्शन के बारे में आप समझ जाओगे, व्हाट इज डिफ्रैक्शन, विवर्तन जिसको हम कहते हैं, विवर्तन, डिफ्रैक्शन। तो प्रकाश की मतलब जो कड़ी हैं वो जुड़ी हुई हैं सभी यूनिट से। और अब और थोड़ा हटके बात करते हैं, आखिर प्रकाश की कड़ी फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से कैसे जुड़ गया है, विद्युत चुंबकीय तरंग से कैसे जुड़ गया है,
सब कोरिलेट प्रकाश की स्टडी है, सारी कहानी प्रकाश का इतिहास है। और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन उठता है कि कैसे प्रकाश की कड़ी मॉडर्न फिजिक्स मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव से जुड़ गया। तो ओवरऑल आज के वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे कि प्रकाश का यूनिट भी हम पढ़ लें बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से, बिल्कुल एक मतलब कॉन्टिन्यूअसली वे में, एक फ्लो चार्ट के थ्रू, एक फ्लो डायग्राम के थ्रू। एंड फाइनली हम ये भी समझेंगे कि आखिर ये लाइट की कड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से कैसे जुड़ी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग से कैसे कोरिलेट है। एंड इसी लाइट की जर्नी वेव और रे, ये बोथ अलग अलग यूनिट है। क्लास 12 के एनसीईआरटी में अलग अलग यूनिट है। अगर आप नगीन प्रकाशन, एसएल अरोरा या फिर कोई किताब पढ़ेंगे तो ये ऑप्टिक्स की ब्रांच दिया नहीं है, वो स्पेशली यूनिट बना दिया है। वन यूनिट इज वेव ऑप्टिक्स एंड सेकंड यूनिट इज रे ऑप्टिक्स, और पढ़ते हैं हम। तो मैं सारे सीक्वेंस को कोरिलेट करूंगा। अब चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं, जहां से आपको कहानी को समझना है, जहां से कहानी आपको समझना है। तो सबसे पहले प्रकाश का इतिहास, स्पेशली आज हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में, और फिर यहीं से मॉडर्न फिजिक्स की तरफ मुड़ करके हम मॉडर्न फिजिक्स भी आपको पढ़ाएंगे। दो सब यूनिट हम एक साथ आपको पढ़ाने वाले हैं, एक लाइट का यूनिट और एक मॉडर्न फिजिक्स का कंप्लीट यूनिट। तो चलिए प्रकाश के इतिहास की एकदम जर्नी स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में प्रकाश का पहली बार वर्णन, पहली बार हिस्टोरिकल व्यू को हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रकाश के बारे में हिस्टोरिकल व्यू, जिसको हम साइंटिफिक वे में कह सकते हैं, जो कि ब्रिटिशों के द्वारा दिया गया है, ब्रिटिश बुक में मतलब लिखा गया है, उनके डाटा के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहली रिटेन डाटा, रिटेन मतलब लिखित, ब्रिटिश के फिजिक्स की किताबों में ऐसा बताया गया है कि प्रकाश, लाइट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था भाई? क्लैडियस टॉलमी ने। नाम से ही पढ़ के लग रहा है, क्लैडियस टॉलमी। ये फैक्ट हैं, मैं 6 फैक्ट बताने वाला, उसको नोट करिए डायरेक्ट, और यहीं से हम फिर आपको समझाएंगे। बस सुनना है आपको, केवल सुनना है, समझाएंगे हम आपको। ब्रिटिशर्स के अनुसार, ब्रिटिशर्स ने ऐसा कहा है कि 1100 के आसपास, ये एग्जैक्ट डाटा भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि समझते हैं जब इतिहास की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा डाटा, थोड़े से फैक्ट आगे पीछे हो सकते हैं, तो थोड़ा मोड़ा आप 50 साल अप्रॉक्स 50 ईयर आगे पीछे आप मान के चलेगा, जहां से एग्जैक्ट है मैं बताऊंगा। तो अप्रॉक्सीमेट ये माना जाता है कि सन 1100 के आसपास क्लैडियस टॉलमी, नाम लिख लीजिएगा, इंग्लिश हो या हिंदी, बस आपको समझ में आएगा। क्लैडियस टॉलमी ने पहली बार बताया था कि हाँ, लाइट नाम की कुछ चीज होती है। कैसे, आखिर इनको कैसे लगा था ऐसे? तो पहला ये बहुत ही डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट है, जिसके बारे में इन्होंने कहा था कि जब एक लाइट किसी पानी के भरे ग्लास से गुजरती है, जब एक लाइट मतलब प्रकाश, कोई भी प्रकाश स्रोत, बल्ब ले लो, लैंप ले लो, लाइट ले लो, सूर्य की किरणें ले लो, कुछ भी ले लो, जब प्रकाशी स्रोत, जब प्रकाश का स्रोत पानी से भरे ग्लास, मतलब सॉरी, ग्लास में भरे पानी से होके गुजरता है ना, और इसके बीच में हम एक क्या रखते हैं? चाकू। मैं बिल्कुल डाटा के साथ बात कर रहा हूँ। इन्होंने जो किया था, इन्होंने एक चाकू को रखा था, नाइफ को रखा था, और वो जब देख रहे थे तो इनको मुड़ा हुआ दिखाई दिया था। यहां से फैक्ट स्टार्ट होता है, रिफ्रैक्शन। अगर इस घटना को आप कहना चाहेंगे तो ये एक आधार बनती है रिफ्रैक्शन घटना का। प्रकाश में आप पढ़ते हैं ना, परावर्तन, अपवर्तन, तो ये पहली बार सन 1100 में अपवर्तन की घटना का आधार बना है। सुनिएगा ध्यान से, प्रकाश के बारे में हम क्लास 10th में क्या पढ़ते हैं? परावर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना, ये सब रट्टाफिकेशन पढ़ते हैं। लेकिन एक बार जरा सोच के देखो, सन 1100 में क्लैडियस टॉलमी ने एक घटना देखी थी। वो घटना कहाँ देखा था? आइए थोड़ा मैं डिटेल वे में समझा देता हूँ। क्लैडियस टॉलमी ने ये देखा था कि जब हम पानी से भरे ग्लास, एक ग्लास मैंने मान लिया, इसमें हमने पानी भर दिया, पानी में हमने क्या, सॉरी, ग्लास में हमने पानी भर दिया, और इसमें इन्होंने चाकू को रखा था, चाकू को। तो जब नाइफ को इसमें हम रखते हैं, चाकू रखते हैं, तो इनको चाकू थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई दी। आप जानते हैं कि चाकू तो सीधी ही होती है, मतलब ध्यान से समझना, जो नाइफ होती है भाई, उसकी बनावट तो सीधा ही होता है। नाइफ की जो बनावट होती है वो तो सीधा ही होता है। लेकिन समस्या ये थी कि जब ये देख रहे थे तो इनको ये चाकू मुड़ी हुई दिखाई दी। इनको चाकू कैसी हुई दिखाई दी? मुड़ी हुई दिखाई दी, बेंड, मुड़ी हुई चाकू दिखाई दी।
और जब इसको पानी से बाहर निकाले तो चाकू तो सीधी ही थी। तो ये एक आधार बनता है किसका? अपवर्तन की घटना का आधार। अभी तो अपवर्तन उस समय डिफाइन ही नहीं था, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ये तो डिफाइन ही नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये आधार बनता है, ये आधार बनता है रिफ्रैक्शन का। नो डाउट इस समय टॉलमी को रिफ्रैक्शन के बारे में जानकारी नहीं थी, मैं खुद क्लियर कह रहा हूँ, टॉलमी को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि ये फेनोमिना रिफ्रैक्शन है, लेकिन जो उन्होंने देखा था मैं उसको वर्तमान के फिजिक्स से कोरिलेट कर रहा हूँ। सन 1100 में एक्सपेरिमेंट्स के दौरान टॉलमी ने ये देखा, क्लैडियस टॉलमी, इंग्लिश हो या हिंदी बेटा सभी लोग के लिए हिस्ट्री है तो थोड़ा सा तो समझ ही सकते हैं, बस यही बात इंग्लिश में लिखा होगा। क्लैडियस टॉलमी ने एक फिनोमिना, एक एक्सपेरिमेंट देखा, व्हेन लाइट इज पासिंग थ्रू वाटर, व्हेन लाइट इज पासिंग थ्रू वाटर नाइफ इज सीइंग एज बेंड। मतलब ये जो आपकी चाकू है ये बेंड फॉर्म में, मतलब उनको मुड़ा हुआ दिखाई दिया। और आप पढ़ते भी हैं, आप सभी जानते हैं कि आजकल यूट्यूब पे बड़ा ट्रेंडिंग, आजकल क्या मतलब बहुत सारे टीचर सदियों से पढ़ा रहे हैं। एक बड़ा बेहतर एग्जाम्पल होता है कि कांच के ग्लास में पानी को भर के एक पेंसिल रखो, आपके सामने मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण है, लेटेस्ट मतलब हर टीचर पढ़ाते हैं। अपवर्तन की घटना का रियल आपको अगर देखना है अपने आंखों से वास्तविकता में कि अपवर्तन की घटना क्या है, तो आप एक काम घर पे कर सकते हो। कांच की ग्लास लो, सफ़ेद कांच की ग्लास हो, उसमें पानी भर दो और पानी भरने के बाद एक पेंसिल डाल दो, पेंसिल समझते हैं ना जो लिखते हो आप लोग, पेंसिल, पेंसिल को उसमें डाल दो और पेंसिल डालने के बाद उसको मेज पे रख दो। कहाँ रखो? मेज पे रख दो, मेज पे। अब तुम दूर से देखो, थोड़ा दूर होके, जब थोड़ा दूर से होके देखोगे तो आपको पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देगी ऑटोमेटिकली, और ये प्रूव है रिफ्रैक्शन फिनोमिना का, अपवर्तन की घटना का ये प्रूव है, ठीक, जिसको टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन मैं कड़ी सोचो कैसे जोड़ रहा हूं, बस आपको सुनना है और कैसे कहां से मैं कड़ी को जोड़ रहा हूं ये आपको समझना है। तो 1100 के, आप टाइम पीरियड को समझ पा रहे हो, 1100 की मैं बात कर रहा हूं, जहां फिजिक्स का कोई नामो निशान नहीं था, जहां पे मतलब थे, साइंस तो एग्जिस्ट कर रहा था, मगर जरा टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सोचो, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उस समय का मानव पता नहीं कैसा था, सन 1100 का मानव आई डोंट नो कैसा रहा होगा, लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसे भी लोग थे जहाँ पे साइंस का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, साइंस उतना डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों की सोच, लोगों के फैक्ट को देखिए। शायद आप सबको ये सुन के आश्चर्य भी होगा कि हमारा साइंस बहुत प्राचीन नहीं है, ध्यान से सुनना। हमारा विज्ञान जो है, जो ये आप टेक्नोलॉजी देखते हो, जो साइंस की टेक्नोलॉजी देखते हो, ये इतना प्राचीन नहीं है। मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मैक्सिमम, अगर हमारा साइंस बहुत डेवलपमेंट है तो 200 से मैं 250 साल इसको पुराना कहूँगा, जिस दौरान साइंस का डेवलप चरम पे हुआ। चरम मतलब बहुत ही सडनली इंक्रीज हुआ, जैसे एक इंक्रीजिंग ग्राफ आप पढ़ते हैं ना मैथ में, इंक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ। तो अगर मैं साइंस के बढ़ने का स्टेज बताऊं ना, एक इंक्रीजिंग ग्राफ ड्रॉ करूं, तो ये 200 से 250 साल पुराना बस हमारा साइंस का एज है। 200 साल 250 साल पहले साइंस का कुछ अस्तित्व नहीं था, बस लोग कहते थे, जनरल एक्सपेरिमेंट करते थे। अपन उस समय पत्रिका चलती थी, पत्रिका मतलब क्या कहते हैं, कुछ पेजेस चलते थे, पेजेस मतलब समझते हैं, वो पेज पे फैक्ट लिखते थे, अगर अच्छा लग गया तो छप गया, नहीं अच्छा लगा तो उनके फैक्ट वैसे पड़े के पड़े रह गए। मतलब समझना, उस दौरान बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, तो लोगों को जो लगता था साइंस में, एक मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं प्राचीन की बात कर रहा हूँ, तो लोगों को जो लगता था वो एक पत्रिका टाइप होती थी, पत्रिका जिसको हम मैगजीन कहते हैं, मैगजीन में लिख देते थे। अगर उनका एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा, लोगों के द्वारा सराहा गया, सराहनीय हुआ तो छप जाता था, नहीं सराहनीय हुआ तो नहीं छपता था। लेकिन मैं सीधे डाटा की बात कर रहा हूँ, हमारा साइंस बहुत प्राचीन नहीं है, मैक्सिमम 200 से 3 साल पुराना है, मैक्सिमम आपसे मैं कह रहा हूँ 200 से 3 साल, जिस दौरान साइंस बहुत ही इंक्रीज किया, मतलब सडनली इंक्रीज किया। तो आप ये टाइम पीरियड जरा देखो, 1100 के आसपास की बात कर रहा हूं, ठीक। यहां से फैक्ट मतलब क्लैडियस टॉलमी ने एक एक्सपेरिमेंट देखा, पानी से भरे ग्लास में जब चाकू को रखा तो चाकू उनको मुड़ी हुई दिखाई दी, और यहां से एक आधार बनता है अपवर्तन। अभी अपवर्तन क्या होता है किसी को नहीं पता है, तो ये बातें हटाते हैं। अब इनके कुछ समय बाद एक और साइंटिस्ट आए, 1100 के जस्ट बाद, ये 1100 आप थोड़ा सा 50 साल का आगे पीछे फ्लक्चुएशन मान लीजिएगा, इसको 1000 भी कह सकते हैं क्योंकि डाटा है तो एग्जैक्ट नहीं मैं कह सकता। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जो कि अरेबियन साइंटिस्ट हैं, ये अरब के साइंटिस्ट हैं, अल हॉजन।
इनका नाम है एल हॉजन, इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो ELHOZEN, एल हॉजन। इन्होंने ये बताया, इन्होंने अब फैक्ट बताया, क्योंकि उस समय ये 1100 की बात करो। अब दूसरा फैक्ट समझो, दूसरे फैक्ट को समझना। जब साइंस का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, विज्ञान का प्रसार नहीं हुआ था, तो उस समय लोगों को पता है क्या लगता था? लोगों को ये लगता था कि ये जो हमारी आंखें हैं ना, ये जो मानवीय आंखें हैं, ये प्रकाश छोड़ती हैं। ध्यान से सुनना, लिखा हुआ है ऐसा। जब हम इस समय की बात कर रहे हैं, ये 1100 का, उस समय आदमी को ये लगता था कि हमारी आंखें जो हैं ये प्रकाश छोड़ती हैं, और जब ये प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तो हमें दिखता है। ये लोगों की संकल्पना थी, ठीक। लेकिन इसी संकल्पना को काटा है, किसने काटा है? अरबी साइंटिस्ट अल हॉजन ने। नाम आप लिख सकते हैं, बहरहाल किसी एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन बस पढ़ा रहा हूं तो अभी धीरे धीरे आपको थीम समझाऊंगा, बस सुन लीजिएगा। अल हॉजन ने ये बताया कि हमारे आंखें देखती कैसे हैं। आप ये भी बिलीव करो, मैंने एक वीडियो पढ़ाया है, इसी प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे, परावर्तन की घटना कैसे घटित होती है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। प्लेलिस्ट में मैंने 1 2 वीडियो 3 वीडियो मैंने डाली है। अपवर्तन के समय मैं हमेशा ये पढ़ाया हूँ इस फैक्ट को, इस फैक्ट को मैंने हमेशा पढ़ाया है कि हमारी आंखें देखती कैसे हैं। तो इस अल हॉजन साइंटिस्ट ने ये बताया कि आंखें जो हैं वो देखने का काम कैसे करती हैं। हमारी आइज हाउ टू वर्क टू सी एनीथिंग ऑब्जेक्ट, मतलब हमारी जो आंखें हैं, जो हमारी आंखें हैं वो देखने का पैटर्न कैसा है, कैसे वो देखती हैं, तो इस बारे में ये है। और इसी से रिलेटेड इन्होंने लाइट के बारे में कुछ फैक्ट बताया। फैक्ट मतलब अभी डिसाइड नहीं है, क्या फैक्ट बोला था वो डिसाइड नहीं है ना, इसको बताया गया है, लेकिन कुछ ऐसे ही तथ्य इन्होंने बताया था कि लाइट ऐसा होता है, लाइट वैसा होता है, रिटेन नहीं है। तो ये बातें आप इनसे ये कह सकते हैं कि अरबी वैज्ञानिक का ये जो साइंटिस्ट है, आंखें देखने का काम कैसे करती हैं। मेरा जो एक अप्रोच है, अगर आप इसको वर्तमान समय से जोड़ना चाहोगे तो ये परावर्तन का थीम बनाती है। ये वाली थीम किसका बनाती है? परावर्तन, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन फिनोमिना समझते हो? रिफ्लेक्शन, REFLECTION। मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आप पढ़ते हैं ना, रिफ्लेक्शन फिनोमिना। तो रिफ्लेक्शन फिनोमिना का एक आधार बनता है अल हॉजन साइंटिस्ट के थ्रू, और क्लैडियस के थ्रू एक आधार बनता है रिफ्रैक्शन का। क्लैडियस का क्या है? रिफ्रैक्शन। ये 2 अलग अलग फिनोमिना है। क्या फैक्ट है अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं कोरिलेट कर रहा हूं सारी चीजों को। अब इसके बाद इसी लाइट से रिलेटेड एक नए साइंटिस्ट आते हैं, जिन्होंने कुछ अलग बताया। क्या अलग बताया? 1276 में रोजर बेकन इन्होंने ये बताया कि अगर आपको बहुत बड़ी वस्तुएं देखना है, बड़ी वस्तुएं मतलब जैसे चंद्रमा, जैसे तारे, जैसे ग्रह, जैसे बृहस्पति, मतलब ग्रहों को देखना है, बहुत बड़े पहाड़ को देखना है, बहुत बड़े किसी वस्तु को देखना है, या कोई बहुत दूर की वस्तु है, ध्यान समझना। रोजर बेकन ने यह बताया कि आपको बहुत बड़ी वस्तु देखना है या फिर बहुत दूर की वस्तु देखना है, तो इसके लिए हमें एक फिनोमिना क्रिएट करना पड़ता है, एक विशेष प्रकार के कांच का यूज करना पड़ता है। और ये फैक्ट इन्होंने बताया था, ये देखिए 1276 में रोजर बेकन ने बताया बड़ी वस्तुओं को या फिर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए विशेष प्रकार के कांच का उपयोग होता है, और यहां से लेंस की थीम बनती है। लेंस समझते हैं ना, जो पढ़ते हैं आप, लेंस, यहां से लेंस की थीम बनती है, क्योंकि आप जानते हैं लेंस क्या ही यूज करके हम कितने दूरी से बड़ी दूरियों को हम देख लेते हैं आसानी से। लेंस को ही सही पैटर्न में लगाकर, सही पोजीशन में रखकर हम दूर की बड़ी से बड़ी वस्तुओं को आज भी देखते हैं, और ये आधार बनता है लेंस का। तो रोजर बेकन का एक ये अप्रोच, ये थीम लेंस बनाने का काम करता है। यहां से लेंस की थीम स्टार्ट होती है। 3 फैक्ट क्लियर? 3 फैक्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इसके आगे आगे चलिए। अब जो कालक्रम मैं डिस्कशन करने वाला हूं, जो अब मैं समय बताने वाला हूं, यहां से साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं। अब जो मैं कालचक्र बताने जा रहा हूं, यहां से चलने वाले समय काल को, यहां से चलने वाले टाइम पीरियड को साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं विद साइंटिफिक प्रूवन, विद साइंटिफिक फैक्ट।
ठीक, क्या है वो फैक्ट? एक्चुअल में मैंने एक वीडियो और भी डाला है, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि प्रकाश की पहली बार खोज गैलीलियो ने किया था, मैंने ऐसा पढ़ाया है। तो प्रकाश के बारे में साइंटिफिक वे में लोगों के बीच एक्सेप्टेंस वाली जो धारणा है, जिसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, गैलीलियो का नाम सबसे पहले आता है। तो यहाँ से फैक्ट पढ़ने वाली क्या है, पढ़ने वाला फैक्ट क्या है? पहला क्वेश्चन, अगर डिटेल्ड वे में हम बात करें, अगर आपसे कोई कहे कि प्रकाश की खोज किसने किया, प्रकाश की खोज किसने किया, या फिर प्रकाश के बारे में किसने सबसे पहले बताया, तो दो नाम याद रख लीजिएगा, दो नाम, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं साइड हो जा रहा हूँ, देख लीजिए मैं साइड हूँ। पहला फैक्ट, दूसरा फैक्ट, तीसरा फैक्ट, इंग्लिश या हिंदी जो भी बच्चे देख रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा, 3 फैक्ट, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इन 3 फैक्ट को मैं हटा रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिसको मैं डिटेल वे में ऑलरेडी पढ़ाता भी हूँ, ठीक है ना। अगर आपसे कोई कहे कि प्रकाश की खोज किसने किया, प्रकाश के बारे में बताया किसने, तो दो नाम मैं कह रहा हूँ, दो नाम आपको याद रखने हैं। पहला न्यूटन, न्यूटन, दूसरा गैलीलियो, गैलीलियो। इनका फुल नेम था गैलीलियो गैलीली, और इनको इंग्लिश में न्यूटन कहते हैं। भाई इतना तो आप सभी समझते हैं ना, हिंदी और इंग्लिश में परेशान मत होइए, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ बड़ी आसान वे में, ठीक है। गैलीलियो गैलीली, मैं प्रियोरिटी दूंगा किसको? गैलीलियो को, मैं प्रियोरिटी दूंगा गैलीलियो को। आप प्रियोरिटी थोड़ा ज़्यादा देना गैलीलियो को, क्योंकि ये थोड़ा प्रियोरिटी है, ये थोड़ा ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि लाइट के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था, गैलीलियो ने। लेकिन ये हमारी जो साइंस है ना, ये जो विज्ञान है, ये डाटा मांगती है। डाटा मतलब ये प्रूव मांगती है। प्रूव मतलब समझते हैं ना, इसको प्रूविंग चाहिए। साइंस ये नहीं कहता है कि सिर्फ कह देने से हो गया। ध्यान समझना, मैंने जो 3 फैक्ट लिखा था, अगर ये इतना ही आसान होता तो इनकी भी बातें तो एक्सेप्ट होती, लेकिन ये मुझे कहाँ से डाटा मिल गया? लोगों ने तो किताबों में ऐसा नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में तो ऐसा नहीं लिखा है, या किसी रेफरेंस बुक में तो ऐसा नहीं लिखा है। तो बात यह है ना कि साइंस हमारी प्रूविंग मांगती है, फैक्ट के साथ इसको प्रूव करो कि क्या ये है कि नहीं है। तो इसीलिए इन लोगों के बातों को एक्सेप्टेंस नहीं मिला, लेकिन हाँ गैलीलियो की बातों से ये एक्सेप्टेंस मिलता है कि हाँ इन्होंने बोला तो था। इनको हम एक्सेप्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि अब फैक्ट पढ़ते हैं जरा। इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो ने दूरबीन बनाया। दूरबीन समझते हैं? दूरबीन, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका यूज किया था, दूरबीन, बड़ी वस्तुओं को या फिर दूर दूर की वस्तुओं को। तो ये बातें इन्होंने बनाया है और इसको इन्होंने दिखाया भी था। तो प्रकाश की खोज के बारे में अगर मैं प्रायोरिटी दूंगा तो गैलीलियो को, तो फिर सर न्यूटन क्यों कहें आप? अब आइए यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। न्यूटन के जन्म के बाद, मतलब जब न्यूटन की बात आती है, तो इन्होंने, देखो मैंने ये क्या लिखा है, सबसे पहला सिद्धांत क्या लिखा है? न्यूटन का कणिका सिद्धांत। बस इसी पहले कॉन्सेप्ट से, मैंने कहा था ना कि 4 कॉन्सेप्ट के हम थ्रू पढ़ेंगे ना, 4 काल चक्र के दौरान, ये पहला देख लो क्या है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। और न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी को लोगों ने एक्सेप्ट किया था, और यहाँ से डाटा हमें रिटन मिलता है कि हाँ न्यूटन साहब सही हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, न्यूटन को भी प्रायोरिटी देते हैं, न्यूटन को भी हम प्रायोरिटी देते हैं। दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में गैलीलियो मिले तो गैलीलियो जरूर टिक करिएगा, लेकिन अगर न्यूटन मिल जाए तो न्यूटन, ठीक है ना। चलिए, अब एक और फैक्ट है, 3 फैक्ट वो, चौथा फैक्ट ये, और 5वां ये देखिए। बायोलॉजी के एक साइंटिस्ट थे एंट वॉन ल्यूवेनहॉक। जो बच्चे बायोलॉजी लिए होंगे वो बहुत अच्छे से इनका नाम जानते हैं। एंट वॉन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप है, और ये क्या था? टेलीस्कोप। जो गैलीलियो ने खोजा था ये टेलीस्कोप था, टेलीस्कोप। और इन्होंने जो खोजा था ये माइक्रोस्कोप था, ये छोटी वस्तुओं को देखने का काम करता है। ये फैक्ट ध्यान से समझिएगा, ये 1600 के आसपास इसको एवरेज माना जाता है कि 1600 के आसपास, और ये सही डाटा है। 1600 के आसपास ये आपको फैक्ट मिलता है कि गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी, और इसके 200 साल बाद, 200 साल मतलब अप्रॉक्स 150 से 170, आप अप्रॉक्स में कहेंगे तो 150 से 170, एंट वॉन ल्यूवेनहॉक, ये भी एक साइंटिस्ट हैं, एंट वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की थी 200 साल बाद, मतलब अप्रॉक्सीमेट 1800 के आसपास, ठीक।
इतने फैक्ट्स को आप नोट कर लीजिएगा। और अभी तक तो सिर्फ हम इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। अब प्रकाश की बड़ी बड़ी जर्नी स्टार्ट होगी। बड़ी मतलब एक समझने वाला, एक फील लेने वाला, कॉन्सेप्ट को फील करने वाला अब स्टार्ट होता है। तो ये भी दो फैक्ट याद रखिएगा। और यहाँ से डाटा लिखित मिलते हैं गैलीलियो के समय चक्र से, इस टाइम पीरियड से आपको रिटन डाटा मिलते हैं। ठीक है, एंट वॉन ल्यूवेनहॉक ये पूछा गया क्वेश्चन है। और ये मुझे लगता है कि इतना तो बेसिक पता होना चाहिए कि टेलीस्कोप किसने बनाया और माइक्रोस्कोप किसने बनाया, तो इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है ना, एंट वॉन ल्यूवेनहॉक। और ये बायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे से मुझे पता है, इनका नाम मैं भी जानता हूँ। ठीक, अब थोड़ा सा टाइम लेते हैं, 5 सेकंड टाइम लीजिए। अब देखिए ये सारे फैक्ट मैं हटा देता हूँ। अभी तक जो हमने पढ़ा था, एक आपको सार में दे देता हूँ, सार एक पूरा थीम का एक रिकैप दे देता हूँ। हमने सिर्फ 6 पॉइंट का डिस्कशन किया, 6 पॉइंट, 5 पॉइंट, 3 पॉइंट इधर, 2 पॉइंट इधर। और 5 पॉइंट को अगर आप पूरे ब्रीफ वे में देखो तो मैंने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के पीछे का टाइम पीरियड बात किया, याद है ना? न्यूटन और अभी जस्ट लिखे थे न्यूटन और गैलीलियो। तो न्यूटन का ये कणिका सिद्धांत, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, इसके पीछे का समय हम बात कर रहे थे। तो अब आइए टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो हमने जो हिस्ट्री पढ़ी अभी, ये पहला थ्योरी अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम डिटेल्ड वे में बात करेंगे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जिसको हम कहते हैं कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो हमने इससे पीछे बात किया था वो ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे हमने न्यूटन के पीछे की बात, उनके मतलब बिफोर टाइम पीरियड को हमने पढ़ा। अब यहाँ से साइंटिफिक वे में डाटा मिलता है। अब कैसे, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का इतिहास पढ़ रहा है ना, हिस्ट्री ऑफ लाइट। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। एक्चुअल में आपको याद होगा कि क्लास 10th में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। कौन से पॉइंट्स, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको क्लास 10th में ये पढ़ाया जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। प्रकाश हमारा परावर्तन और अपवर्तन का गुण प्रदर्शित करता है। लाइट शोज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी बोथ। ठीक, आप ये भी कहते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है, लाइट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश हमारी ऊर्जा है। और क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप ये भी कहते हैं कि प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है, रेडिएशन एनर्जी है। हम ये भी कहते हैं कि प्रकाश की चाल बहुत अधिकतम होती है, कहाँ? निर्वात में। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिकतम होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। ठीक, ये जो फैक्ट आप बोलते हैं ना, थोड़ा समझिएगा। जितने फैक्ट मैंने बोला है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश ऊर्जा होती है, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, ये सारे फैक्ट आए कहाँ से? दिया किसने? बोला कौन? अब ध्यान से समझिएगा। न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी बड़ी ही वैलिड है। ये वैलिड मतलब इसको माना है, लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और यहाँ से आपकी रियल फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल वे में स्टार्ट हो गया। इन्होंने ये माना था कि जो स्रोत से लाइट चलती है ना, सन, मैं कम शब्दों में समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत डिटेल्ड हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कम कम कम, और फिर जब चैप्टर में आएंगे तो और डिटेल में। लेकिन हिस्ट्री ऑफ लाइट तो डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आप एक बात, जब आप सूर्य से आने वाले प्रकाश किरण को देखते हैं अपने घरों में, जैसे प्रकाश सूर्य से लाइट आ रही है और आप छोटा सा होल कर दो, जब आप अपने घर में किसी होल से प्रकाश किरण को आते हुए देखते हैं तो छोटा छोटा कण होता है ना, छोटा छोटा कण। जैसे आप देखिए, मान लो ये आपका घर है, ठीक, घर में ये मैंने कर दिया होल, ये छोटा सा मैंने होल कर दिया। और जब यहाँ से सन रेज आती हैं, जब सन रेज आती हैं तो ये जब अंदर जाती है तो आपको ऐसे कुछ डॉटेड डॉटेड दिखता है। आपने ध्यान दिया होगा,
डॉट डॉट। इस चीज को देखकर इन्होंने ये कहा कि जो हमारा प्रकाश स्रोत होता है, मैं कम शब्दों में बता रहा हूँ, कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जो प्रकाश स्रोत होता है, जो प्रकाश स्रोत होता है, स्रोत, प्रकाश स्रोत, ये क्या होता है, कई सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, कई सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक। और इन छोटे छोटे कणों को ही हम कॉर्पस्क्यूल कहते हैं। जो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी है ना, इसी को कणिका कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कणिका, और इसी का इंग्लिश है कॉर्पस्क्यूल, कॉर्पस्क्यूल, और इसको हम कहते हैं छोटा कण, इसको हम क्या कहते हैं, छोटा कण। तो यहाँ से ये इन्होंने फैक्ट बताया कि जो प्रकाश किरण होती है ये छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, ठीक। और इन कणों की जो चाल होती है, इन्हीं कणों की, छोटे छोटे कणों की जो चाल होती है वो बहुत अधिक होती है, तीव्रगामी होता है, तीव्रगामी। और इसी कॉन्सेप्ट पर ये देखिए, इस होल से जब प्रकाश किरण आता है तो उनको ऐसा दिखाई दिया, ऐसे एक थीम बनता है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश आती है तो एक देखते हैं आप, ऐसी लाइट बनती है, ऐसा लगता है कि इसी रेंज में लाइट है। जब होल से प्रकाश किरण गुजरती है तो एक फिक्स पाथ होता है ना, एक फिक्स पाथ होता है। तो इस बात को इन्होंने ये कहा, सिर्फ इस थीम को देखकर, ये कणों के थीम को देखकर कहा कि जब सन से प्रकाश आता है ना, जैसे ये सन मान लो, ये क्या है आपका सन, सन, जब सन से प्रकाश आता है ना तो ये भी इसी तरह आता है, छोटे छोटे कणों में चल कर चला आता है। तो सिर्फ इस थीम को देखकर इन्होंने कहा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश क्या करता है, हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। दो बातें क्लियर। और इसी कॉन्सेप्ट को, प्रकाश के इन दो कॉन्सेप्ट्स को, कि प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, कॉर्पस्क्यूल, दिस इज अ ग्रुप ऑफ कॉर्पस्क्यूल्स, ठीक, इट इज अ ग्रुप ऑफ कॉर्पस्क्यूल्स। तो जब ढेर सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इसके पाथ को देखकर इन्होंने कहा कि ये सीधी रेखा में चलता है, इन कणों का पाथ कैसा है, सीधी रेखा में, मतलब जब सन से प्रकाश किरण आती है तो ऐसे सीधी है। तो ये दो फैक्ट हमारे क्लियर। सोचो कोरिलेट मैं कितने अच्छे तरीके से कर रहा हूँ कि आप सोचो, जो आप क्लास 10th में रट्टाफिकेशन करते हो उसका थीम कहाँ से है, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी से। और इसी दो थीम को, कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश हमारा ढेर सारे कणों से मिलके बना है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया परावर्तन का। किसका, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इनका होता है परावर्तन का। किसका, परावर्तन, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इनके कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के मतलब इनके कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी को एक्सेप्ट करते हुए, इनके कणिका सिद्धांत को एक्सेप्ट करते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश के अंदर परावर्तन का भी गुण होता है। प्रकाश के अंदर किसका गुण होता है, परावर्तन। अब एक मैं मिथ दूर करना चाह रहा हूं, बहुत ही हार्ड मिथ है। मैंने बहुत ऐसे टीचर भी देखे हैं जो इस बात को कह देते हैं कि न्यूटन ने परावर्तन और अपवर्तन दोनों गुण को प्रूव किया। सही है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, सही तो है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। बहुत से टीचर ये कहते हैं कि न्यूटन्स के कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी को एक्सेप्ट करते हुए, मानते हुए, परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटनाएं ये प्रूव करते हैं। कौन, न्यूटन साहब। लेकिन मैं इसका विरोध करता हूं, गलत है, लिखा हुआ है किताबों में साफो साफ। क्या गलत है, अब सुनिएगा। ये बात सही है कि कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के थ्रू परावर्तन और अपवर्तन प्रूव हुआ है। मैं भी लिखता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। परावर्तन और अपवर्तन ये सभी टीचर पढ़ाते हैं। परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, दोनों प्रूव हुआ है। लेकिन अब सुनना, कमी कहाँ है, कमी कहाँ है। जब आप कणिका सिद्धांत को डिटेल में पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो नहीं, क्योंकि कणिका को पढ़ाने लगूंगा तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा, अभी नहीं। जब आप कणिका सिद्धांत को पढ़ते हैं न्यूटन के अकॉर्डिंग, तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत में एक बात लिखी है, स्पष्ट लिखी है
कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत परावर्तन के लिए तो फुल्ली वैलिड है, फुल्ली एप्लीकेबल है, लेकिन कणिका सिद्धांत में एक गलती हो गई थी। वो गलती ये है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कणिका सिद्धांत में न्यूटन ने लिख दिया था कि स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है, प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। ये कणिका सिद्धांत में लिखा हुआ डाटा है। फिर से सुनना, न्यूटन के कणिका सिद्धांत में स्पेशली लिखा गया है कि परावर्तन का नियम तो वैलिड है, परावर्तन का नियम 100% सही है, 100% प्रूवन है, सही है, आज तक सही है। लेकिन कणिका सिद्धांत में एक बात और लिखी गई है कि न्यूटन ने गलती से ये लिख दिया था, गलती मतलब उनको जो लगा हो, न्यूटन ने ये बात गलत बोल दिया कि अपवर्तन में प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। अपवर्तन में, रिफ्रैक्शन फेनोमिना में, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। ये गलत इन्होंने बोल दिया था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में। इसी बात को मैं कहता हूं। तो जब टीचर ये कह देते हैं कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग परावर्तन और अपवर्तन दोनों नियम सिद्ध हुआ, मैं इसका विरोध करता हूं, स्पष्ट विरोध करता हूं। उसमें सही बात यह है कि हाँ, नो डाउट ये दोनों सही तो है, लेकिन न्यूटन के कणिका सिद्धांत को सुधार करना पड़ा था। कहां पर? सुनना, जब अपवर्तन की बात करते हैं तो कणिका सिद्धांत में सुधार करना पड़ा था, यहां पे सुधार करना पड़ा था। क्या सुधार करना पड़ा? स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज इन अनदर मीडियम। When light travels from one medium to another medium या फिर rarer medium to denser medium, then speed of light decreases। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है ना, मतलब किसी सिंगल मीडियम के रिस्पेक्ट में किसी भी अनदर मीडियम में लाइट जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाती है। ये बात का सुधार करना पड़ा था, तब जाके ये दोनों अब वैलिड है, अब ये वैलिड है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फाइनली रिपीट कर दे रहा हूं, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार ये सही है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, सही है। प्रकाश कणों का समूह है, सही है। प्रकाश परावर्तन करती है, सही है। लेकिन अपवर्तन नहीं करती है। कणिका सिद्धांत से अपवर्तन गलत है, कणिका सिद्धांत से अपवर्तन गलत है। तो फिर सही क्या है? हाँ, लिखने को हम लिखते हैं कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार परावर्तन और अपवर्तन दोनों नियम सही है, लेकिन आपको ये फैक्ट समझना होगा कि अपवर्तन वाले के लिए न्यूटन के कणिका सिद्धांत में सुधार करना पड़ा था। वो सुधार ये है कि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज, और गलती से कणिका सिद्धांत में इन्होंने लिख दिया था कि जब प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है। ये गलती था उनका, क्योंकि वर्तमान समय के फिजिक्स को आप देखो, वर्तमान फिजिक्स को पढ़ो तो रिफ्रैक्शन में स्पष्ट एक लाइन लिखी होती है कि जब प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका चाल घट जाता है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक, तो ये इतने में था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। और कॉर्पस्कुलर थ्योरी में ये बात स्पष्ट हो गई कि हाँ, प्रकाश हमारी कैसे कणीय प्रकृति है, प्रकाश कैसी है, कणीय प्रकृति। लेकिन अब जरा ध्यान से समझना, न्यूटन का नाम जब ये आए तो न्यूटन का नाम बहुत मतलब जाना पहचाना नाम था। जाना पहचाना मतलब ये बहुत ही ज़्यादा नामी आदमी थे, तो इनके सिद्धांत को बड़े आसानी से एक्सेप्ट लोग कर लेते थे। क्यों? अच्छा, क्यों एक्सेप्ट कर लेते थे? क्योंकि न्यूटन की जो थियरी है ना, जो न्यूटन के थ्योरीज हैं, न्यूटन हर सेक्टर में कुछ ना कुछ बोले हैं। अच्छा, ये तो छोड़ो कि फिजिक्स में ही, ये फिजिक्स छोड़ो, हर चीज में बोले हैं कहीं ना कहीं। अगर आप पढ़ेंगे तो न्यूटन्स के कुछ इनके दार्शनिक विचार थे। दार्शनिक मतलब एक फिलोसफर टाइप थे, फिलोसफर टाइप, हर जगह अपने सिद्धांत को दिए हैं। अब जरा फिजिक्स की बात करते हैं। न्यूटन ने अपने सिद्धांत वेव में भी दिया है। आप पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं, जब वेव के बारे में हम पढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला है जहाँ पे जो डाटा है स्पीड ऑफ साउंड, हाँ, साउंड एंड वेव में जब पढ़ते हैं
तो वहाँ पे एक इक्वेशन आती है, उस इक्वेशन को सुधार करने के लिए न्यूटन ने अपना लॉ बताया था। तो न्यूटन का लॉ साउंड में भी है, न्यूटन्स का लॉ आपका थर्मोडायनेमिक में भी है, न्यूटन्स का लॉ मोशन में भी है, न्यूटन्स का लॉ ग्रेविटेशन में भी है। मतलब फिजिक्स के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में, कहीं मैकेनिक्स में कुछ बता रहे हैं, कहीं थर्मोडायनेमिक में बता रहे हैं, कहीं वेव में बता रहे हैं, कहीं आपका ये लाइट में बता रहे हैं। तो इनके सिद्धांत इतने सही थे, इनके थ्योरीज इतने सही थे कि ये थोड़ा सा बातों को रखते थे तो लोग इसको एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि जाने पहचाने भाई हर सेक्टर में। और ये छोड़ो, हिस्ट्री में इन्होंने बोला है, कुछ ना कुछ इनके फैक्ट ज्योग्राफी में भी आपको मिल जाएंगे। मतलब एक अलग ही लेवल का विचार था, एक अलग ही लेवल की इनकी थिंकिंग थी। तो इसके कारण की वजह से इनकी बातों को एक्सेप्टेंस आसानी से मिल जाता था। तो ये छोटी मोटी ये जो अपवर्तन वाली कमियां थी, इसको नेग्लेक्ट मान लीजिए कि चलो ठीक है, इतना चलता है। वो उतना एक्सेप्टेंस मतलब ठीक है, उतना इग्नोर कर दिया गया। लेकिन अब आपको एक बात बताते हैं, न्यूटन्स के थ्योरी का अपोज करने के लिए, अब ध्यान से देखो, दूसरा क्या है, तरंग सिद्धांत। न्यूटन के सिद्धांत को कोई हिला पाए इतनी क्षमता थी किसमें? तो एक बड़े ही लेटेस्ट साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है हाइगेंस, और हाइगेंस ने उनका अपोज किया। चलिए अब देखो कैसे, ध्यान समझिएगा। थोड़ा सा यहाँ इरेज करता हूँ, ध्यान समझना, मैं इरेज कर रहा हूँ कुछ बातें। हिस्ट्री ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। इसके हिस्ट्री को हम 4 पार्ट में समझेंगे, और इन 4 पार्ट का 4 चैप्टर से कैसे संबंध है देख लीजिए। वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स। समझाऊंगा सब, एक्सप्लेन करूंगा सब। अब ये भी थोड़ा इरेज करते क्योंकि हमें जगह चाहिए, इसलिए हमें इरेज करना पड़ेगा। मैं 4 बातें लिख रहा हूं। सबसे पहला न्यूटन का कॉर्पस्क्यूल थ्योरी, न्यूटन्स का कॉर्पस्क्यूल थ्योरी। और ये जो कॉर्पस्क्यूल थ्योरी है, ये जो आपकी कॉर्पस्क्यूल थ्योरी है, कॉर्पस्क्यूल थ्योरी जो है, आप इसका एक अप्रॉक्सीमेट, एक लगभग आप डेट अगर मानेंगे तो 1642, ठीक है, लगभग। वैसे मैं इसको 50 कहता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा और आगे जाता है, ठीक है, सही है। डेट से हमें बहुत उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। 1642 इनका सिद्धांत जो है, कॉर्पस्क्यूल थ्योरी, यहाँ आती है। ये हमने पहला पार्ट पढ़ लिया, पहला पार्ट हमने लगभग पढ़ लिया कि कैसे बातें कोरिलेट थी। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ये बताया, प्रकाश कणों से मिलकर बनता है ये बताया, और प्रकाश आपका परावर्तन अपवर्तन करता है वो ये बताया, ठीक। अब इनकी थ्योरीज इतनी हार्ड थी ना कि किसी में क्षमता नहीं थी कि इनके बातों को कोई काट पाए। लेकिन भाई समय के साथ जब बदलता है, जब समय आगे बढ़ा, तो एक साइंटिस्ट है उनका नाम है हाइगेंस, एक साइंटिस्ट है उनका नाम है हाइगेंस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाइगेंस, इनका नाम था क्रिश्चियन हाइगेंस, क्रिश्चियन हाइगेंस। और हाइगेंस ने बस इन्होंने बिना अभी डिटेल में ही बात करेंगे, लेकिन हाइगेंस ने ये बताया कि लाइट हमारी पार्टिकल नहीं होती बल्कि वेव होती है। इन्होंने वेव नेचर का क्या किया, नई थियरी ले आई, वेव नेचर। प्रकाश जो हमारी होती है ये तरंग प्रकृति होती है, इसके अंदर तरंग का बिहेवियर शो करने का क्या होता है, मतलब चीजें पाई जाती हैं, ऐसा हाइगेंस ने कहा। ये बातें हाइगेंस ने कहा, नाम याद रखिएगा, इसी को हम कहते हैं तरंग सिद्धांत। हाइगेंस ने ही क्या दिया था, तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत। पहला हम क्या पढ़ते हैं, कणिका सिद्धांत, दूसरा पढ़ते हैं तरंग सिद्धांत। तो तरंग सिद्धांत दिया किसने था, क्रिश्चियन हाइगेंस ने दिया था, क्रिश्चियन हाइगेंस ने। और हाइगेंस ने ये कहा था कि न्यूटन साहब अब थोड़ा सा आप रुकिए, अब मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आपकी थ्योरीज गलत हैं। और उसके लिए इन्होंने कहा कि लाइट हमारी वेव है, लाइट हमारी क्या है, वेव है। तो यहीं से एक नई थ्योरी निकलती है, और ये टाइम पीरियड है आपका अप्रॉक्सीमेट, इन्हीं के समकालीन थे। तो ये टाइम पीरियड है अप्रॉक्सीमेट, मैं इसको 1675 में कह दे रहा हूँ, ठीक है।
2-3 साल 4 साल, या मैं ये भी कह दूँ 10 से 15 साल आगे पीछे चलेगा बेटा। डेट से मत घबराइएगा, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में उतना एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाता। मतलब ये जो डेट्स है ना एकदम एग्जैक्ट नहीं, अदर बुक वाले कई कहते हैं तो एक चलेगा। मतलब आप इसको 1642-50 मान सकते हैं, 1655 तक भी मान सकते हैं, और ये भी आप इसको 5 साल 10 साल आगे पीछे फ्लक्चुएट कर सकते हैं। मतलब 1675 के आसपास वेव थ्योरी आ गई थी। 1675 के आसपास वेव थ्योरी आ गई थी। अब वेव थ्योरी कैसे कोई एक्सेप्ट करे? तो इन्होंने ये कहा, हाइगेंस ने बस इतना कहा कि देखिए ऐसा है, हम आपकी बात का अपोज करते हैं, प्रकाश हमारी वेव होती है, तरंग होती है। क्यों और कैसे अभी जवाब नहीं दिया इन्होंने, ध्यान से समझना, क्योंकि फंस गए थे हाइगेंस साहब जो हैं, वो फंस गए थे। फंसने का मतलब इनके पास सही वे में, सूटेबल वे में, साइंटिफिक वे में जवाब नहीं था। ठीक, तो इन्होंने बस पहले ये अपोज किया कि हाइगेंस ने बस इतना कहा कि न्यूटन साहब आप गलत हैं, लाइट हमारी वेव होती है, और क्यों है कैसे है जवाब नहीं दे पाए। अब उसका कॉज समझाता हूं क्यों। एक्चुअल में हाइगेंस ने अपना 2 सिद्धांत निकाला था, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ये दूसरा सिद्धांत है, कणिका सिद्धांत की कहानी हो चुकी है, अब मैं तरंग सिद्धांत पे आ चुका हूं। और टाइम पीरियड को ध्यान दीजिएगा, मैं 1600 से कहानी स्टार्ट करा था, 1600 से 1650 के, फिर 1650 से 1675 आए। आप देख लीजिए 75 ईयर का मैं ड्यूरिंग टाइम पीरियड आगे आ चुका हूँ। ठीक, और 1600 से डाटा मिलते हैं। तो 1675 में हाइगेंस ने 2 अपनी थियरीज दिए। इनके 2 अपने थियरी थे। क्या था भाई? हाइगेंस का परावर्तन नियम, स्पेशली इन्होंने दिया था हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। स्पेशली इनका थ्योरम था, सेल्फ थ्योरम था, हाइगेंस का परावर्तन नियम, जिसको हम कहते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हाइगेंस का दूसरा नियम था अपवर्तन। अपवर्तन, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, 2 लॉ आपको किताबों में मिलेगा हाइगेंस प्रिंसिपल के नाम से। और ये हाइगेंस प्रिंसिपल में इन्होंने कमियां क्या, मैं सारी चीज़ों को थोड़ा कोरिलेट करता हूं, और इस चीज़ को हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में वेव ऑप्टिक्स के बाद, और सॉरी रे ऑप्टिक्स के बाद। और यही पोर्शन आपका जो हाइगेंस है ना, यही आपका वेव ऑप्टिक्स बनता है फिजिक्स के क्लास 12th में। यही दो थ्योरम अगर मैं एक थ्योरी और ऐड करूं, दैट इज वेव फ्रंट, जिसको तरंगाग्र कहते हैं, तरंगाग्र। अगर हम एक शब्द और जोड़ लें, तरंगाग्र, तरंगाग्र, अगर ये 3 थ्योरी हम जोड़ लें तो यहां से पूरी आपकी वेव ऑप्टिक्स खत्म। वेव ऑप्टिक्स बात कर रहा हूं, हाइगेंस चैप्टर पूरा खत्म क्लास 12th का। यही 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अब जरा कमियां समझना। हाइगेंस की कमी ये थी कि इनसे पहला क्वेश्चन ये किया गया कि आपके पास प्रमाण क्या है कि आप न्यूटन साहब को गलत साबित कर रहे हैं। दूसरी इनकी गलती थी, इनसे ये पूछा गया कि आखिर ये तरंग कैसे है, इस बात का सिद्ध करिए, तो जवाब नहीं दे पाए। बस इन्होंने इतना कहा कि प्रकाश हमारी तरंग होती है, और कैसी तरंग होती है, इन्होंने माना था अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंगे। और अनुदैर्ध्य तरंगों का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। मतलब पहले ध्यान समझने की कमियां क्या थी, क्यों इनके बातों को एक्सेप्टेंस नहीं मिला, मैं सारी चीज इसलिए कोरिलेट कर रहा हूं। और यहां से वेव ऑप्टिक्स की कहानी शुरू हो जाती है। तो ये अगला टाइम पीरियड है, हाइगेंस ने 2 थ्योरम दिए। इनसे पूछा गया कि आप हमको इसका तो जवाब दो कि कैसे आप कह रहे हो तरंग है। जवाब नहीं था इनके पास, बस इन्होंने कहा कि प्रकाश हमारी वेव होती है। और इन्होंने माना है इन 2 थ्योरीज में, मतलब हाइगेंस का परावर्तन नियम, हाइगेंस का अपवर्तन नियम, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों थ्योरम्स में हाइगेंस ने जो वेव माना है दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल। व्हाई एंड हाउ कोई जवाब नहीं था इनके पास। दूसरी चीज हाइगेंस ने ये कहा था, दूसरी चीजें, कि हमारी जो प्रकाश है ना, ये मैकेनिकल वेव हैं, दीज आर मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे हैं। ये कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे हैं। और यांत्रिक तरंगे हैं तो इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये सब प्रूव हो चुका था कि मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए रिक्वायर्ड्स मीडियम,
मैकेनिकल वेव्स ओनली ट्रेवल्स इन मीडियम, या फिर मैकेनिकल वेव रिक्वायर्स सम मीडियम, विदाउट मीडियम मैकेनिकल वेव्स कैन नेवर ट्रेवल्स। मैकेनिकल वेव बिना माध्यम के ट्रेवल नहीं कर सकती, यांत्रिक तरंगे बिना माध्यम के ट्रेवल नहीं कर सकती, नहीं गमन कर सकती। ठीक, तो अब जरा दूसरी कमी सुनना, ये यही दो बातों से फंस गए। हाइगेंस क्यों फेल्योर हो गए? देखो कहा तो इन्होंने था और इसका सपोर्ट भी मिलेगा, अभी आपको कहानी समझाऊंगा, इनका सपोर्ट मिलता है, लोग ये माने हैं कि प्रकाश तरंग है, लेकिन ये फंस गए, हाइगेंस फंस गए, जवाब नहीं दे पाए ना, क्योंकि न्यूटन के बात को काटना बहुत बड़ी बात थी उस समय के दौरान, न्यूटन के बात को काटना बहुत ही बड़ी बात थी। तो यहां पे ये पूछा गया कि कैसे आपने कहा अनुदैर्ध्य, जवाब नहीं था, पहली गलती। अब इन्होंने न्यूटन ने ही जवाब दिया, न्यूटन ने ही इनसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम ये कहते हो कि मैकेनिकल वेव है, देखो मैं तुम कह रहा हूं तो इसको अनदर वे मत लीजिएगा, मैं समझाना चाह रहा हूं। न्यूटन साहब ने ये क्वेश्चन रखा हाइगेंस साहब से कि अगर आप कहते हैं दीज आर मैकेनिकल वेव्स, तो हमको एक क्वेश्चन का जवाब दो, सूर्य है बहुत दूर, सूर्य है बहुत दूर और हम हैं पृथ्वी पर, तो कौन सा ऐसा माध्यम है जो प्रकाश यहां तक आ गया? क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? न्यूटन ने इनको काटा, इनके थ्योरी को काटा। अच्छा हमको आप ये जवाब दीजिए कि सन है बहुत दूर, आप भी जानते हैं सन बहुत दूर है, तो अगर सन से किरणें आ रही हैं, प्रकाश स्रोत आ रही हैं, और आपके अकॉर्डिंग अगर ये प्रकाश स्रोत मैकेनिकल वेव है, तो माध्यम तो दिखाओ। सूर्य से लेके पृथ्वी तक आने में कौन सा माध्यम है, हमें माध्यम तो दिखाओ। फंस गए, क्योंकि आप भी जानते हैं सूर्य से और यहां तक आने में कोई माध्यम है ही नहीं बीच में। अरे एयर है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम, वो मीडियम नहीं कहोगे आप, एयर पार्टिकल है वो मीडियम नहीं कहोगे। ठीक है, तो ये फंस गए, बात समझे कुछ? तो इनके वजह से ये थ्योरी, इन्होंने कहा तो सही है, देखो दुनिया एक्सेप्ट की, हाँ इनके समय में नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि इनके पास जवाब नहीं था। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, इन दो रीजन के वजह से फंस जाते हैं। और फिर पता है इन्होंने एक उल्टा फुल्टा जवाब क्या दिया, जब न्यूटन साहब माध्यम की बात कर रहे थे तो इन्होंने जवाब क्या दिया अपने मन से। इन्होंने जो माध्यम यहाँ माना है ना, वो माध्यम ईथर माना है, ईथर, ईथर। और आप सभी जानते हैं ईथर तो है ही नहीं, मतलब मैं रियलिटी वे में बात कर रहा हूँ। जैसे न्यूटन ने पूछा कि आप ये बताओ कि मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो बिना सोचे बिना समझे उन्होंने जवाब दे दिया कि सूर्य से लेकर पृथ्वी तक आने में ईथर एक माध्यम है, बिना सोचे। अच्छा आप मुझे बताओ, क्या आपको ईथर ऐसा लगता है कि सन से लेकर पृथ्वी पे ईथर होगा? आप अब के भी समय से कंपैरिजन कर लो, तो क्या ईथर आपको लगता है? नहीं ना, अगर होता तो ये सही रहता ना। तो आई डोंट नो क्या इनके दिमाग में आया हाइगेंस साहब के, जब ये क्वेश्चन किया गया कि हाउ टू दीज आर मैकेनिकल वेव्स या फिर हाउ टू दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो इसका जवाब नहीं दे पाए। और जब माध्यम की बात पूछी गई तो इसको इन्होंने ईथर पता नहीं क्या सोच के कह दिया, मतलब जो भी इनके थिंकिंग में आया इन्होंने कह दिया कि यहाँ पे एक माध्यम क्या है, ईथर है। फंस गए, ये दो इनके क्या है, ये आपके फेल्योर्स हैं, ध्यान से सुनना, ये इनके फेल्योर्स हैं। ठीक, तो इसीलिए हाइगेंस ने कहा तो सही है लेकिन प्रूव नहीं कर पाए, अपनी बातों को प्रूव नहीं कर पाए। और साइंस क्या मांगता है, प्रूव मांगता है, ये प्रूव नहीं कर पाए। तो हम पढ़ेंगे तो जरूर, क्योंकि ये थियरी अलग है, ठीक, पढ़ेंगे तो जरूर, तो इस अकॉर्डिंग ये फंस जाते हैं, यहां पे इनका फेल्योर हो जाता है, यहां पे लॉ इनका फेल्योर हो जाता है। अब जरा दूसरे पार्ट को समझिए, मैं दो चैप्टर अब कोरिलेट करने जा रहा हूं, ध्यान समझना। आज की हम जर्नी स्टार्ट की थे प्रकाश के इतिहास के बारे में ना, प्रकाश का इतिहास पढ़े, इतिहास के बाद 1600 में गैलीलियो ने दूरबीन खोजा, टेलीस्कोप खोजा, इसके बाद फिर न्यूटन का कणिका सिद्धांत आया, और न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, न्यूटन के कणिका, ये जो ऊपर वाला है, न्यूटन के कणिका सिद्धांत का आधार बनता है रे ऑप्टिक्स। न्यूटन के कणिका सिद्धांत का आधार बनता है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। कौन बनता है, रे ऑप्टिक्स, जिसको हम कहते हैं प्रकाशिकी,
जिसको हम कहते हैं प्रकाशिकी, और इसको हम कहते हैं कणीय प्रकाशिकी, या फिर इसको हम कहते हैं प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। और ध्यान से सुनिएगा, कणिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही हमारे चैप्टर जो बनते हैं। अब चैप्टर सुना, देखो मैं कैसे कोरिलेट कर रहा हूँ। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी बेसिक बनती है रे ऑप्टिक्स का, और इसके अकॉर्डिंग आने वाले जो चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर को मैंने कोरिलेट कर दिया है। देखो कैसे, सबसे पहले याद होगा आपको, परावर्तन पढ़ते थे क्लास 10th में, परावर्तन चैप्टर है ना, एक चैप्टर, छोटा चैप्टर। फिर इसके बाद एक छोटा चैप्टर पढ़ते थे अपवर्तन, अपवर्तन। फिर इसके बाद हम पढ़ते थे लेंस, लेंस याद होगा, लेंस। इसके बाद फिर ह्यूमन आई, फिर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, याद है ना, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। तो जो क्लास 10th में आप पढ़े हो ना, परावर्तन चैप्टर, अपवर्तन चैप्टर, लेंस, मानव नेत्र, प्रिज्म, जितना भी ह्यूमन आई, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, जितना भी चैप्टर पढ़े हो क्लास 10th में, जितना पढ़े हो और अभी भी जो पढ़ोगे, अभी भी जितना पढ़ोगे, कुछ भी हो, चाहे दर्पण की पढ़ाई, चाहे दर्पण और लेंस का मिक्स वाली पढ़ाई, मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर की पढ़ाई, मतलब कुछ भी, देखो ध्यान से सुनना, दर्पण पढ़ो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ो, प्रिज्म पढ़ो, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप पढ़ो, कोई भी चैप्टर पढ़ो जो इनसे कोरिलेट हो, परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, मानव नेत्र, ये सब, ये सारा कहाँ से चैप्टर आया, ये न्यूटन का कणिका सिद्धांत से इतने चैप्टर बने हैं। अब हम कैसे आपको पढ़ाएंगे, जब हम आपको ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे, और ऑप्टिक्स में कौन सी ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, तो बस इतना याद दिलाएंगे कि बेटा याद करो, न्यूटन का कणिका सिद्धांत हमने पढ़ाया है, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश का गुण पढ़ेंगे, बताया है ना हमने, ऐसे आपको पढ़ा देंगे। तो ये पूरा आपको कोरिलेशन समझ में आया। पूरे प्रकाश के इतिहास में से पहला इतिहास कौन से चैप्टर को पकड़ा है, रे ऑप्टिक्स को, प्रकाशिकी को, जहां हम परावर्तन, अपवर्तन, प्रिज्म और मानव नेत्र और लेंस और ये सब पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर सारी बातें। अब दूसरा जो टॉपिक है, हाइगेंस। हाइगेंस ने क्या कहा था, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। और तरंग सिद्धांत में नो डाउट ये फेल्योर साबित हुए, नो डाउट ये फेल्योर साबित हुए, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे चैप्टर में, इनके अकॉर्डिंग हम चैप्टर में पता है क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। और ये तरंग सिद्धांत हमारा एक अलग चैप्टर बनाता है, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। इस तरंग सिद्धांत को ही हम कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। कौन सा ये चैप्टर, जैसे ये रे ऑप्टिक्स है, वैसे ये आपका ये तरंग सिद्धांत क्या बनाया चैप्टर, आपका वेव ऑप्टिक्स, ये बनाया वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स मतलब तरंग प्रकाशिकी, प्रकाश का ऐसा बिहेवियर जहां पे हम क्या पढ़ें, तरंग का बिहेवियर। मतलब आप ध्यान से समझना, अभी समय के साथ अभी और हिस्ट्री बाकी, अभी पूरा कहाँ हुआ, अभी तो धीरे धीरे कोरिलेट कर रहा हूं। मतलब अब ये बात क्लियर हो गया कि प्रकाश के अंदर दो नेचर, अभी डाटा नहीं मिला लेकिन सुनना ध्यान से, आप पढ़ते हो ना, प्रकाश के अंदर द्वैतीय प्रकृति, प्रकाश कभी कभी कण रिप्रेजेंट करती है, प्रकाश कभी कभी तरंग रिप्रेजेंट करती है, पढ़े हो ना। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गया कि प्रकाश के अंदर कणीय प्रकृति है, प्रकाश के अंदर तरंग प्रकृति है। नो डाउट ये फेल्योर हुए, लेकिन अभी इनका सपोर्ट भी होगा, अभी मैं कोरिलेट करने वाला हूँ। तो ये बातें क्लियर हो गई। कणीय प्रकृति में हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के अंदर दो नेचर होता है, कणीय प्रकृति, वो आपका ये हो गया, परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, ये हो गया। और प्रकाश के अंदर तरंग सिद्धांत होता है, और तरंग सिद्धांत के थ्रू हम ये पढ़ेंगे क्या, ये तरंग प्रकाशिकी। और यहाँ पे कौन कौन सा चैप्टर, हाइगेंस का परावर्तन, हाइगेंस का अपवर्तन, फिर उसके बाद व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, ये सब आगे, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, ये सब पढ़ेंगे। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, अब मैं ये पॉइंट भी हटाने जा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ध्यान से सुनिएगा। जब तरंग सिद्धांत आया, तरंग सिद्धांत, अब ये वेव नेचर हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब इस काल चक्र को देखिए, जब हाइगेंस साहब फेल्योर हुए ना, ये हाइगेंस साहब का थ्योरी फेल कर गया, तो देखो कुछ भी हो, आदमी की जब थ्योरी फेल होती है तो अंदर से थोड़ा बुरा लगता है। क्यों, आपने कॉन्फिडेंस से इनकी बात को काटा, तो न्यूटन की बातों को आपने काटा तो जरूर, लेकिन दुनिया वाले नहीं एक्सेप्ट किए, तो थोड़ा तो बुरा लगता है ना। लेकिन इन्हीं के जस्ट समकालीन, इनके कुछ टाइम बाद एक नए साइंटिस्ट आते हैं। नए साइंटिस्ट, मैं थियरी को क्लियर करना चाहूँगा, उनका नाम था
थॉमस यंग, थॉमस यंग, थॉमस यंग, इनको हम कहते हैं यंग साहब, इनका नाम था थॉमस यंग। और आपको एक बात बताते हैं, हमारे इसी तरंग सिद्धांत, इस हाइगेंस प्रिंसिपल के ही चैप्टर में हम पढ़ेंगे YDSE एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्वितीयक झिर्री प्रयोग। और ये आपके थॉमस यंग हैं, ये जो थॉमस यंग हैं, इन्होंने लगभग 1807 में, कहाँ पर, 1807। अब जरा ध्यान से देखिएगा, टाइम पीरियड को समझिएगा। देखो, हाइगेंस साहब फेल तो कर गए थे, हाइगेंस साहब फेल तो कर गए थे अपने थ्योरी में, जवाब नहीं था। लेकिन आप सोचो, इनकी बातों को प्रूविंग के साथ सिद्ध करने के लिए, विद प्रूवन करने के लिए एक नए साइंटिस्ट जन्म लेते हैं, उनका नाम है थॉमस यंग। और ये भी डच के बहुत ही ज़बरदस्त फिजिसिस्ट होते हैं। ये आपके ये ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं और ज़बरदस्त साइंटिस्ट। इन्होंने YDSE एक्सपेरिमेंट किया करते हैं, आप नाम लिख लीजिएगा, यंग का द्वितीयक झिर्री प्रयोग या फिर झिल्ली प्रयोग, किताबों में झिर्री लिखा है, सेम चीजें हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट मतलब होता है पर्दा, स्लिट एक्सपेरिमेंट। और आपको ये पढ़ना है, सिलेबस में है, इसको हम पढ़ेंगे यही हाइगेंस चैप्टर में। आपको सुन के बड़ा मतलब आश्चर्यचकित होगा कि सोचो, जरा सोचो, टाइम पीरियड के थ्रू सोचो। न्यूटन ने बताया कणिका, हाँ सर सही है, कणिका को फेल करने के लिए हाइगेंस बीच में आ गए, और हाइगेंस ने कहा कि यार तरंग होता है, लेकिन जवाब में फंस गए। इनको बुरा लगा होगा ना, किनको, हाइगेंस को। लेकिन सोचो, इनके टाइम पीरियड के अप्रॉक्सीमेट 150 साल बाद, मतलब ये घटना थी आपकी 1675, मैंने लिखा था ना 1675 में ये घटना हुई थी। अब 1675 और 1807 में देखो, लगभग 150 साल, लगभग 100 से 150 साल का टाइम पीरियड का गैप है, मतलब इतने साल का। तो हाइगेंस साहब को अब सफलता मिली। कैसे सफलता मिली? हाइगेंस साहब खुद तो गलत हो गए, लेकिन इनकी बात को इन्होंने प्रूव किया। उनका नाम था थॉमस यंग, और थॉमस यंग ने ये सिद्ध करके दिखाया, 1807 में कौन से एक्सपेरिमेंट से? YDSE एक्सपेरिमेंट से। और इन्होंने ये कहा कि प्रकाश हमारा तरंग होता है। अब ये सिद्ध हो गया, प्रकाश क्या है? तरंग है। लाइट इज वेव, लाइट इज वेव, प्रकाश क्या है? तरंग है। ये सिद्ध हो गया। अब आप कहोगे सर हम कैसे जाने? आप ये क्वेश्चन उठे, सर हम कैसे जाने? बेटा एक चैप्टर है इंटरफियरेंस, नोट डाउन कर लो। थॉमस यंग के अकॉर्डिंग हमारा एक चैप्टर है, हाइगेंस चैप्टर को हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में, और उस चैप्टर का नाम है इंटरफियरेंस, जिसको हम सभी जानते हैं व्यतिकरण। चैप्टर का नाम है, ये लेसन लिख लेना, ये लेसन है, उसका नाम है व्यतिकरण, व्यतिकरण। और चैप्टर का नाम है इंटरफेरेंस, ठीक, इसको हम इंटरफियरेंस भी कहते हैं। इंटरफियरेंस के नाम से आप पढ़ना, एक चैप्टर होगा, जस्ट इसके बाद हाइगेंस प्रिंसिपल के जस्ट बाद वही नंबर आता है कि एनसीईआरटी में हाइगेंस प्रिंसिपल के जस्ट बाद एक चैप्टर आता है इंटरफियरेंस, और इंटरफियरेंस की घटना को ही हम कहते हैं YDSE एक्सपेरिमेंट। इसको हम वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, अब जरा ध्यान से समझिएगा, आप हिस्ट्री के थ्रू जरा समझो। 1642 में ये हुए, इनका फेल्योर ये हुआ, तरंग सिद्धांत। लेकिन तरंग सिद्धांत को जब न्यूटन साहब ने टक्कर दिया कि भाई आपके अंदर इतनी हिम्मत, आप हमारे लॉ को काटोगे, मतलब आपका इतना मतलब ये कि आप हमारे लॉ को अगेंस्ट जा रहे हो, तो नो डाउट हाइगेंस साहब फेल हो गए। फेल्योर बताए थे ना, ईथर माध्यम और अनुदैर्ध्य तरंगे, कैसे हुआ जवाब ही नहीं दे पाए। लेकिन सोचो, हाइगेंस साहब को तब सफलता मिली जब थॉमस यंग आए।
जब थॉमस यंग आए और इन्होंने अब प्रूफ करके दिखा दिया कि आप हमको न्यूटन साहब अब आप जवाब दीजिए कि आप कैसे कह सकते हैं कि लाइट हमारी क्या है, पार्टिकल है। इन्होंने प्रूफ करके दिखाया। और इस चैप्टर को हम कहाँ पढ़ेंगे, YDSE में, इंटरफेरेंस में, अभी नहीं, ठीक। तो ये 150 साल बाद इनको सफलता मिली और सही जवाब मिला कि हमारी प्रकाश क्या होती है, तरंग होती है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर। अब हम यहां से थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। दो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि न्यूटन, तरंग, तरंग से ये थॉमस यंग 1807 YDSE, ये लिख लीजिएगा बेटा, पूरा हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। अभी हम कहां तक पहुंचे, ये 1700 का एरा है, ये 17, देखो तरंग को सफलता यहां मिली। लेकिन अब जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, अब इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। एक्चुअल में 1788, मतलब कि इस 17वीं शताब्दी, मतलब 17th सेंचुरी में, एक नोट करके लिख लीजिए, नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, तरंग सिद्धांत से ही रिलेटेड है, वेव नेचर से ही रिलेटेड है। क्या है भाई वो नोट? एक्चुअल में 1788 के आसपास, 1788 के आसपास, ये थोड़ा सा 5-10 साल आगे पीछे कर लीजिएगा, 1788 से लगभग 1820 के आसपास, 1820, इस टाइम पीरियड में, 1788 से 1820, इस टाइम पीरियड के दौरान दो बहुत नामी वैज्ञानिक आते हैं, नामी साइंटिस्ट आते हैं। उनका नाम है फ्रेजनल एंड फ्रॉनहोफर एंड एक और साइंटिस्ट है, उनका नाम है फोको। ये 3 साइंटिस्ट हैं, इनका नाम देखिएगा, फ्रेजनल, ये नोट करके लिखेगा बेटे, नोट करके लिखेगा, तरंग सिद्धांत में है। 1788 से 1820, मतलब जैसे देखो 1675 सेंचुरी से लेके न्यूटन साहब का जलवा तो 1807 तक रहा। ध्यान से सुनिएगा, क्यों? क्योंकि फेल्योर कर गया, हाइगेंस का प्रिंसिपल तो फेल्योर कर गया ना। तो इनके फेल्योर को सपोर्ट किसका मिला? थॉमस यंग ने सपोर्ट किया। थॉमस यंग ने क्या किया? सपोर्ट किया। किसका सपोर्ट किया? हाइगेंस का। थॉमस यंग ने ये कहा कि न्यूटन साहब, हाइगेंस की बात नो डाउट गलत तो साबित हुई, लेकिन आप इस बात को समझिए कि प्रकाश हमारी तरंग है, प्रकाश हमारी क्या है? तरंग है। और इन्होंने नया एक्सपेरिमेंट सामने दिखा दिया, YDSE एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली गलत साबित किया किसको? न्यूटन को। ठीक, तो अब जरा सुनिएगा, इसी दौरान थॉमस यंग के समकालीन, हाइगेंस के समकालीन, और इस टाइम पीरियड, मतलब उस समय न्यूटन, अभी आपको बताऊंगा, 1800 से 1850 के बाद तो न्यूटन का डेथ हो गया था, मतलब वो मर चुके थे। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, 1807 में, इस दौरान न्यूटन तो जिंदा नहीं थे, मतलब न्यूटन 1807 तक मर चुके थे, उनका डेथ हो चुका था। तो जब इस तरंग सिद्धांत को पढ़ते हैं तो 3 और समकालीन वैज्ञानिक, समकालीन मतलब इन्हीं के सेम टाइम पीरियड के, थॉमस यंग के समकालीन, हाइगेंस के समकालीन, इस दौरान 3 बहुत ही नामी साइंटिस्ट, उनका नाम है फ्रेजनल। किताबों में हम पढ़ेंगे इसको आगे, अभी नहीं। फ्रेजनल, इसके बाद फ्राउनहोफर, और तीसरे साइंटिस्ट है फोको, यही मैंने नाम लिखा है, फ्रेजनल, फ्राउनहोफर, फोको। ये 3 बहुत ही बड़े साइंटिस्ट, जिन्होंने सीधा अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये सिद्ध कर दिया कि लाइट इज अ वेव। YDSE ने तो दिखा ही दिया, ध्यान समझना, YDSE ने अपने पहले एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल साइंस में ये अपना झंडा गाड़ दिया कि हम सही हैं, न्यूटन साहब गलत हैं। तो उन्होंने अपना झंडा तो गाड़ ही दिया कि हम सही हैं विद प्रूवन, लेकिन इनका सपोर्ट और मिल गया। आप समझो, हाइगेंस का किसी को सपोर्ट नहीं मिला था। जरा सोच के देखो, न्यूटन साहब दिए थे, इनको सब एक्सेप्ट किए, लेकिन जब हाइगेंस साहब बोले तो किसी का सपोर्ट मिला? नहीं मिला, उल्टा क्रॉस क्वेश्चन उठ गया।
तो आप समझो जरा, हाइगेंस साहब को किसी का सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन जब बात थॉमस यंग की आती है तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव करके दिखा दिया 1807 में कि वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू कणिका गलत है, तरंग सिद्धांत सही है। और इनका और सपोर्ट मिल गया, किसका? फ्रेजनल और फोको का। फ्रेजनल और फोको का एक्सपेरिमेंट भी है, हम पढ़ेंगे। फ्रेजनल एक्सपेरिमेंट, फ्राउनहोफर एक्सपेरिमेंट और फोको एक्सपेरिमेंट, इनका भी सपोर्ट मिल गया। और इस नोट को लिखिएगा, 1788 से 1820 के दौर में जो तरंग के एक्सपेरिमेंट हुए, जिसको हम फ्रेजनल क्या कहते हैं, फ्रेजनल परीक्षण, फोको परीक्षण और फ्राउनहोफर परीक्षण, ये 3 रिजल्ट हैं, एक्सपेरिमेंट हैं, जिन्होंने सपोर्ट कर दिया किसका? वाईडीएसी का। वाईडीएसी मतलब थॉमस यंग का। और यहाँ से 100% प्रूव हो गया और लोगों के समक्ष ये बात आ गई कि हाँ, लाइट अब वेव होती है, न्यूटन साहब से में भी कुछ गलती हुई होगी। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? थोड़ा दिमाग में भाई, नो डाउट बहुत हार्ड हो रहा है, ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा। तो बातें कुछ क्लियर हुई। अब एक बात और समझाता हूं, आप समझो, इनका सिद्धांत कब दिया गया? 1650। न्यूटन का कणिका सिद्धांत कब दिया गया? 1650। हाइगेंस का तो सपोर्ट मिला ही, लेकिन जरा इस टाइम पीरियड के एरा को देखो, 1800, अप्रॉक्स 150 का गैप है। 1642 और 1800 में 150 ईयर का गैप है। आप एक बात बताओ, आदमी 100 साल ही जीता है ना लगभग, मान लो बहुत जिए होंगे न्यूटन साहब तो 100-110 साल, लेकिन एक बात तो एक्सेप्ट करते हो ना, जब आदमी ही जिंदा नहीं रहा तो उसके फिर एक्सपेरिमेंट को कौन याद रखता है? यहाँ तो आज की ऐसी दुनिया है कि आदमी जिंदा है उसको कोई नहीं पूछता है, तो मरने के बाद किसको कौन पूछ रहा है? क्या इस बात को समझते हैं? समझ पा रहे होंगे। तो जरा सोच के देखो, इस एरा में मतलब 1820 में तक तो मतलब 1820 तो फिक्स ही है, 1820 तक का जो समय कालीन था, इस समय तो फिक्स ही हो गया। फ्रेजनल का एक्सपेरिमेंट, फ्राउनहोफर का एक्सपेरिमेंट, फोको का एक्सपेरिमेंट, ये 100% फिक्स हो गया कि लाइट इज अ वेव, लाइट इज वेव। लेकिन गैप देखो 150 साल का। अब समस्या ये उठती है कि जब वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, जब वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट का दौर आया था, तो उस समय तक के कुछ काल मतलब 1807 तक तो मे भी शायद आप देखेंगे तो नहीं वो जिंदा थे, डेथ उनका हो चुका था। तो इस टाइम पीरियड के आते आते न्यूटन साहब अस्तित्व मतलब यहाँ से जा चुके थे। तो जब वो चले गए थे तो फिर क्रॉस क्वेश्चन उठाएगा कौन? जब न्यूटन ही जिंदा नहीं रहे तो उनके क्वेश्चन को उठाएगा कौन? कोई नहीं उठाया। तो यहाँ से मान्यता मिल गई किसको? वेव नेचर को। यहाँ से मतलब सफलता मिल गई किसको? वेव नेचर को। तो अब आपको मैं कुछ बातें समझाता हूँ, ये 3 बातें क्लियर। अब इसको इरेज करता हूँ, चलिए। अब इतने पहले जितना पढ़े हैं इतने कड़ी को तो बांध लें, पहले जो पढ़े हैं इतने कड़ियों को तो 100% बांध लें, नहीं तो आप सब भूल जाओगे। आप सब क्या करोगे? भूल जाओगे। चलिए, मैं आपके सामने थोड़ा सा कुछ बातें लिखना चाहता हूँ। एक्चुअल में न्यूटन का कणिका सिद्धांत के बारे में मैं इधर कुछ बातें लिख देता हूँ। 1642 और इनके अकॉर्डिंग जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है परावर्तन, जो कि रे ऑप्टिक्स का पार्ट होगी। परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन अलग अलग। लेंस पढ़ते हैं, ह्यूमन आई पढ़ते हैं, ह्यूमन आई। लेंस लिखा हूं तो इसमें आप ये भी कह सकते हो प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म। और हम पढ़ेंगे क्या? टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, ठीक। और भी अगर कुछ बच जाए तो सब इसमें ऐड कर लो। अब आइए समझते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल। थोड़ा सा पहला सिद्धांत था, याद करो 4 बहुत बड़े यूनिट को मैंने स्टार्टअप किया था। तो कणिका सिद्धांत ये पहला सिद्धांत था, कणिका सिद्धांत पहला सिद्धांत था जो प्रकाश के बारे में लिखित डाटा देता है। 1642 में इसको एक्सेप्ट किया गया। इनका अपोज करने के लिए पहली बार कोई साइंटिस्ट अपना हिम्मत दिखाया जो सामने आए, उनका नाम था हाइगेंस। हाइगेंस ने बड़ा हिम्मत दिखाया।
हाइगेंस साहब, क्रिश्चियन हाइगेंस ने, और इनका टाइम पीरियड कब है भाई? 1678 के आसपास, 1678 के आसपास, 1678 या फिर आप कह लो इसको 1675, जो भी कह लो, ठीक। समकालीन थे, हाइगेंस न्यूटन के बिल्कुल समकालीन थे, 1642 और लगभग समकालीन। ये दोनों लोग इस दौरान जिंदा थे, मतलब बिल्कुल हम भाई थे। हाइगेंस ने कहा था कि तरंग है, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, मतलब हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश तरंग है, लेकिन मान्यता नहीं मिली। हाइगेंस ने कहा तो प्रकाश तरंग है, लेकिन मान्यता नहीं मिली, इनको मान्यता नहीं मिली, ठीक, मान्यता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि फंस गए थे ना, अपने जवाब में फंस गए थे। कैसे वेव है पहला क्वेश्चन, और ईथर कैसे हो गया, ये इनकी गलती थी। लेकिन हाइगेंस का सपोर्ट कब मिला? अच्छा हाँ, चैप्टर जरा यहाँ भी लिख दे, चैप्टर लिख दे। जब हम ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ते हैं तो यहाँ से आपका चैप्टर बनता है तरंग प्रकाशिकी। ये बड़ी यूनिट है जिसको हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं, तरंग प्रकाशिकी। हाँ, इससे कोरिलेट कर ले चैप्टर क्या क्या पढ़ना है हमको। तो इतिहास के साथ साथ मैं 4 चैप्टर कहा हूँ तो समझाना ना, हिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं लेकिन साथ में ये भी तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स, दिस इज वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ेंगे, हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक। इसके बाद फिर वेव फ्रंट पढ़ते हैं, मतलब ये सब कॉन्सेप्ट आएंगे वेव फ्रंट का। 2 होगा क्लियर। हाइगेंस प्रिंसिपल में 2 है, हाइगेंस रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल, हाइगेंस रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल। एंड फिर इसके बाद इसी में इन्हीं के कंटिन्यूअसली पूरे वेव ऑप्टिक्स में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? यहीं पे हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण। यहीं पे हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, और यहीं पे हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन। इतने आप चैप्टर को अगर पढ़ लेते हैं, पोलराइजेशन, इतने चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो वेव ऑप्टिक्स खत्म। इतने यूनिट को माना जाता है वेव ऑप्टिक्स। हाइगेंस प्रिंसिपल, वेव फ्रंट का मतलब होता है तरंगाग्र, हिंदी माध्यम के भी बच्चे देख लें, तरंगाग्र। और इंटरफियरेंस का मतलब होता है व्यतिकरण, ये चैप्टर है पूरा, व्यतिकरण। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है विवर्तन, विवर्तन। और पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवण, ध्रुवण, ठीक। इतने चैप्टर को हम पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स में ये चैप्टर क्लास 12th में हमें पढ़ना है, फुल्ली पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो जब तरंग प्रकाशिकी पढ़ेंगे तो बस हिंट दूंगा, हाइगेंस ने बताया था और हाइगेंस का प्रिंसिपल आ जाएंगे। इतिहास समझने में पूरा चैप्टर से बांध रहा हूं, तो पूरे प्रकाश के इतिहास को मैंने 2 चीजों से लिंक कर दिया। कैसे? प्रकाश का इतिहास, कणिका सिद्धांत, वैलिड थ्योरी, दुनिया इसको एक्सेप्ट करती है, ठीक, इसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया है। ये कणिका सिद्धांत का इतिहास रहा। और कणिका सिद्धांत में परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस, ह्यूमन आई, प्रिज्म, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप सब पढ़ते हैं, जितना भी है। यहाँ तक कि यहाँ पे वर्ण विक्षेपण भी है, एक टर्म और है, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, डेविएशन शायद इसको कहते हैं, डेविएशन, ठीक। और तरंग प्रकाशिकी में ये तो 2 यूनिट हो गया ना, बड़े बड़े सब यूनिट हो गए नहीं, क्योंकि मैंने कहा था प्रकाश का जो इतिहास है वो 4 चैप्टर को बांधे रखता है, 4 यूनिट को बांधे रखता है। प्रकाश का इतिहास 4 यूनिट को बांधे रखता है। ये आपकी 1 यूनिट हो गई, एक तरह से मान लो तो एक ये यूनिट हो गया, और एक यूनिट आपकी ये हो गई, इसको हम कह देते हैं यूनिट सेकेंड, ठीक। अब आगे चलते हैं, ठीक। अब जरा ध्यान देना, मुझे ऐसा लगता है, चलिए ध्यान दीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे वीडियो को रोकना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है बहुत डिटेल्ड हो गया होगा, बहुत ज़्यादा ही। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे रोक देते हैं अपने टॉपिक को, इसके बारे फिर इसके आगे का इतिहास पढ़ लेंगे, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा, समझ में आ ही जाएगा अच्छे से, ठीक। तो ऐसा करते हैं, फिर आज के टॉपिक को यहाँ रोकते हैं, और इसके आगे का जो भी 2 यूनिट बची है, कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स का कोरिलेशन, इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है।
मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू। एंड डिटेल्ड वे में पढ़ना है, सिर्फ 2 टॉपिक। मैंने बोला है ना कि 4 यूनिट इतना डिटेल में पढ़ेंगे, उससे फ़ायदा आपको पता है क्या मिलेगा? आपको बस फ़ायदा इतना मिल जाएगा, जो बच्चे रट्टा मार के पढ़ते हैं ना, रट्टा मतलब कि भाई पढ़ना तो है ही है, पढ़ना तो है ही भाई, चाहे तुम रट के पढ़ो चाहे समझ के, पढ़ना तो है, लेकिन थोड़ी सी समझ डेवलप हो जाए अंदर से। अगर समझ डेवलप हो गया कि कौन सा चैप्टर इससे क्यों जुड़ा, उससे क्यों जुड़ा, ऐसे क्यों जुड़ा, आपका कॉन्सेप्ट खुल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ तक का अभी हमने 2 पॉइंट पढ़ा है। अब इसके बाद इसी एरा से आगे बढ़ेंगे, मतलब 1678 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे और फिर टॉपिक को कोरिलेट करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।